हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि बिजनेस में जितने भी काम किए जाएंगे उनके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, ओके, उनके क्या रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे, उन सब चीज़ के बारे में हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब हुआ कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ हैं, ओके, बिजनेस में जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं वो पूरी तरह से प्रकटीकरण होनी चाहिए। दैट मीन्स कि बिज़नेस के जितने भी छोटे से छोटे एम्प्लॉयर हो या फिर बड़े से बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या आपका ऑनर हो, सभी को हमारी जो पॉलिसीज़ बनी होगी बिज़नेस में उसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा पहला। एंड सेकंड आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब हुआ, इन्वेंट्री जो ये वर्ड है इसका मतलब स्टॉक भी होता है। ओके, जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगा या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोल सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि जो जो हमने बिज़नेस में जब हमने गुड्स ख़रीदा है, ओके, स्टॉक जब ख़रीदा है तो उस समय में जो लागत उस पर लगी है और जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ओके, जिस हमने जितना भी हमने उससे पैसा कमाया होगा, ओके, उनमें से जो भी कम होगा उस बेस पे उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। ओके, तो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो कि हमारा सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देन थर्ड आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि बिजनेस में आपकी कैश की फ़्लो कैसी है। वो आउटफ्लो भी हो सकती है, इनफ्लोज भी हो सकती है। आपके बिजनेस में आउटफ्लो कहाँ कहाँ से हो रही है, इनफ्लो कहाँ कहाँ से हो रही है, तो इस चीज़ के बारे में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा पता चलता है। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। नंबर फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर सेकंड इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर थर्ड इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, तो ये 3 एक्टिविटी है जो कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में की जाती है। देन फोर्थ आता है हमारा कंटिजेंसी एंड इवेंट्स ऑक्योरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी बैलेंस शीट है, ओके, बैलेंस शीट जब हम देखते हैं अपनी तो हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस में हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम अपने बिज़नेस को सुधार सकते हैं। ओके, तो अगर हमारे बिज़नेस में जैसे कोई भी हानि हो जाती है, ओके, अचानक से कोई हानि हो जाती है तो उसे हमें बैलेंस शीट में नहीं लिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी फायर हो जाती है, कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अगर इस तरह की कोई भी हमें हानि हो जाती है तो उससे हमें उस वक्त बैलेंस शीट के बाद जब ये चीज़ होती है तो फिर हमें उसे बैलेंस शीट में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसे हमें एक जो भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें अपनी रिपोर्ट में लिखकर उसे फ्यूचर्स के लिए हमें जब हम नेक्स्ट ईयर में जब दोबारा हम बिज़नेस शुरू करेंगे तो उस समय जब हम दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू करेंगे तो उस समय उसका हम ध्यान देंगे कि इसका भी दैट मीन्स कि ये भी पिछले साल की हानि हुई थी। देन फिफ्थ आता हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्योर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया है एंड जो भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनकी चेंज के बारे में इसमें बता दिया गया है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ। देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है जो कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग था, अब इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से हटा दिया गया है। तो अब आता है 7th अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि ठेके पे लेना, ओके, जैसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। तो जो भी हमारा जो ये जब भी हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर पहली बात तो ये ऑब्वियसली 1-2 ईयर का होता है जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं। तो इसमें जो भी हमारे जैसे कि इसमें जो भी आपकी विधियाँ होती है जिसके वजह जिससे हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो इनके बारे में इसमें बता दिया गया है। जैसे कि हमारी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होती है, कुछ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें बता दिया गया है। दिन आता है 9
8 हमारा जो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसे भी यहाँ से हटा दिया गया है। फिर आता है आपका 9th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन। ओके, इसका मतलब है कि आपके जो बिजनेस हैं वहाँ पर आपने रेवेन्यू की पहचान करनी है कि आपके बिज़नेस में जो रेवेन्यू आ रही है। मैंने आपको रेवेन्यू की पूरे बताया है मीनिंग, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। अगर जिसको भी पता होगा तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इसका फॉर्मूला भी ज़रूर बताएं, क्योंकि फॉर्मूले से ही ज़्यादा क्लियर होता है। और चलो मैं अभी भी आपको बता ही देती हूँ कि रेवेन्यू का मतलब है कि जिसमें कि हमारी प्रॉफिट भी मिक्स होता है एंड लॉस भी मिक्स होता है। ओके, तो अब है ये रेवेन्यू रिकग्निशन। ओके, कि हमें ये कहाँ से आता है। दैट मीन्स है कि हमारे बिजनेस में हमें जो रेवेन्यू आती है वो आती है कि आपने किसी चीज़ की किसी गुड्स को बेचा हो, या फिर किसी को आपने सर्विस प्रोवाइड कराई हो, या फिर बिजनेस में जो आपकी एसेट्स वगैरह है उनसे आपको किसी चीज़ की, या आपको कोई इंटरेस्ट मिला हो, तो ये होती है हमारी रेवेन्यू का हमें पहचान करने के लिए हमें यहाँ से पता चलता है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अब जो बिज़नेस का 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें बताया जाता है कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स मतलब है कि बिज़नेस में हम किन किन आइटम्स को बिज़नेस की एसेट्स मानेंगे, किस किस को हम एक्सपेंसेस मानेंगे, और जो भी हमारा जो ये फिक्स्ड एसेट्स होता है, इनको मतलब कि किन को हम लॉन्ग टर्म माने, किन को हम शॉर्ट टर्म माने, इन सब पॉलिसीज़ के बारे में, इन सब रूल्स के बारे में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पता चलता है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। दैट मीन्स कि जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, दैट मीन्स कि हम जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ लेन देन करता है, तो एट दैट टाइम पे हम किस करेंसी से हम क्या बोलते हैं लेन देन कर रहे हैं। ओके, उनको पेमेंट किस चीज़ की कर रहे हैं, या फिर हम खुद पेमेंट की कौन सी करेंसी से ले रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में पता चलता है। फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के ग्रांट्स होते हैं, ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, जैसे कि हमें कैश इंसेंटिव्स मिलते हैं, ओके, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं। ओके, ये सब चीज़ें हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं। तो जो भी हमारी ये आपके गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, इनके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। तो कुछ एक हमारे कैपिटल अप्रोचेस होती है, इसकी जो विधियाँ हैं, ओके, वो कुछ कैपिटल अप्रोच होती है, कुछ एक रेवेन्यू अप्रोच की होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। जो हमारा ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, तभी हम मनी को रेज कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट को हमें देखना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट हमारा लॉन्ग टर्म माने हम उसको, या फिर शॉर्ट टर्म माने। ओके, तो इस चीज़ का जो भी इसके नियम बने हैं, तो वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में इसके बारे में पता चलता है। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। अब एमलगमेशन एक नया वोकैबुलरी आई है, जिसको कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा कि एमलगमेशन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होता है एकीकरण करना। ओके, एकीकरण का मतलब है कि जब 2 कंपनियां या फिर 3 कंपनियां ना मिलकर एक कंपनी बनती है। ओके, फॉर एग्जांपल ABC 3 कंपनियां हैं, और तीनों का हो सकता है कि एक कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, 2 कंपनियां मतलब उतनी अच्छे से नहीं चल रही है। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो हमारी वो 2 कंपनियां, वो उस कंपनी को बंद ना करके वो तीनों एक कंपनी बन जाती है। ओके, फिर इसी में ये केस आता है कि जिसमें कि आपकी जो फर्स्ट कंपनी थी, फॉर एग्जांपल ए, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो क्या करेगी, जो वो 2 कंपनी है जो कि मतलब बिल्कुल ही लॉस पे जा रही है, जो कि ऐसा चाहते हैं कि बंद करने इन कंपनीज को बंद ही करना पड़ेगा। तो एट दैट केस में वो क्या करता है, उन दोनों कंपनी को खरीदता है।
ओके। तो ये होता हमारा एक एक जैसे कि फर्स्ट वाले को बोलते हैं कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ओके, जबकि वो मर्ज होती है, ओके। मर्ज दैट मीन्स कि वो इकट्ठे होकर एक ही काम करेगी। देन आते जो उसका सेकंड वाला है वो है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दैट मीन्स कि जो हमारी ये कंपनी थी उसने दोनों कंपनीज को परचेज किया है, ओके। देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रिटायर होते हैं, ओके, जब वो रिटायर होते हैं तो एट दैट केस पे उनको हम प्रोविडेंट फंड देते हैं, पेंशन देते हैं, ओके, ग्रेजुटी देते हैं। और हो सकता है कि जब वो रिटायरमेंट हो रहा है दैट केस पे हम उनको मतलब कि मनी दे रहे हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें जो भी देनी होती है, इस चीज़ का जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में मिलेगा, ओके। तो ये था मेरा आज का टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शशि एजुकेशन HP। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।